हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायोबेसिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। आज के इस लेक्चर में आप डेफिनेटली बहुत कुछ नया जानने वाले हैं। ये टॉपिक ज्यादातर हमने एनसीईआरटी से कवर किया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी हमने इसमें पुट की हुई है जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं तो यहां से अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 क्वेश्चंस एग्जाम में हिट हो जाते हैं और यूजुअली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अगर सीधा क्वेश्चन होता है तो उसे अटेम्प्ट कर लेते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए आज की इस क्लास में आखिर तक बने रहिएगा और अपने वो जो 2 से 4 क्वेश्चंस यहां से आते हैं वो 100% आपके कवर होंगे और एग्जाम में आप ठीक से उसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। मोलिक्यूल्स हमें पता है, हम केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ते हैं कि मोलिक्यूल्स जब भी 2 सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स मिल जाते हैं तो उनको हम मोलिक्यूल्स बोलते हैं। मोलिक्यूल्स से कंपाउंड बनते हैं, या यूं कह लें कि सभी कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते हैं। तो बायो का मतलब यहां पर जो है वो होता है लाइफ। सो लाइफ में पाए जाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। सो यहां पर हमने एक डेफिनेशन ली हुई है बायोमोलिक्यूल्स की, जिसको हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी बोला हुआ है। आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल, एक सेल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, सिंगल सेल भी हो सकती है। तो वो मॉलिक्यूल्स वो चाहे एक सेल के थ्रू बनाए जाए या मल्टीसेलुलर एक होल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाई जाए। एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर इसेंशियल फॉर सेल फंक्शन। सेल फंक्शंस क्या होते हैं? दैट इज फिजियोलॉजी, यानी कि उस ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी के लिए वो जरूरी होते हैं। उसके सेल्स के जो फंक्शन वो करती है उसमें इन्वॉल्व होने वाली जो रिएक्शंस हैं उसके लिए वो इसेंशियल होते हैं। सिंपली अगर आप बायोमोलिक्यूल्स को याद रखना चाहें तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि द मोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन अ सेल और इन अ लाइफ आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। सो साइंस की वो ब्रांच जो बायोमोलिक्यूल्स को डील करती है, जैसा कि हम जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स की जब भी हम स्टडी करते हैं तो वो मोलिक्यूल्स की स्टडी हम किस में करते हैं? वो केमिस्ट्री में करते हैं। लेकिन यहां जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री किसकी है? वो लाइफ की केमिस्ट्री है। इसीलिए इस ब्रांच को जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही हम बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर क्या है और उसका वहां पर फंक्शन क्या है, वो किस तरह से रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। द टर्म बायोकेमिस्ट्री इज गिवन बाय न्यूबर्ग। इन्होंने पहली बार इस टर्म को यूज किया था। एक ब्रांच नई जनरेट हुई थी जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स की और बायोमोलिक्यूल्स में होने वाले जो रिएक्शंस हैं उसकी स्टडी हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। किसी भी सेल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना भी अमाउंट बायोमोलिक्यूल्स का प्रेजेंट है वो टोटल कहलाता है सेल्यूलर पूल। याद रहेगी ये बात, सेल्यूलर पूल हमने किसको बोला? चाहे वो बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक है या वो बायोमोलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक है, उन सभी को मिलाकर जो एक पूल बनता है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर पूल। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखा हुआ है अ सेल और लिविंग टिश्यू। कोई भी एक सेल की बात करें या लिविंग टिश्यू की बने। एंड अर्थ क्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ पर पाई जाने वाली जो ऊपर की जो लेयर है वो कहलाती है अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट या लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स किस पर डिपेंडेंट है? वो या तो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है या फिर वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फूड के लिए। और जो
प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो कहां से लेते हैं? वो अर्थ क्रस्ट से ही लेते हैं। तो इसीलिए जो एलिमेंट्स यहां पर अर्थ में प्रेजेंट है वही एलिमेंट्स यहां प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और फिर यही एलिमेंट्स आगे एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस है अमाउंट। अमाउंट जो है वो वेरी करती है। जो एलिमेंट्स अर्थ की क्रस्ट में जिस परसेंटेज में पाए जाते हैं वही एलिमेंट्स प्लांट्स में या एनिमल टिश्यूज में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में पाए जाते हैं। तो ये याद रहेगी बात कि they are made up both, यानी कि अर्थ क्रस्ट एंड लिविंग टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ओनली द अमाउंट इज डिफरेंट। केवल उनकी जो परसेंटेज है वो अलग होती है। देखते हैं कि कौन कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले एक पॉइंट और लेते हैं और हमने यहां पर देखा कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स टोटल 24 डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। कौन से वो 24 डिफरेंट एलिमेंट्स है? उनमें से यहां पर कुछ को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि यहां पर एक अर्थ क्रस्ट में एक कॉलम यहां पे अर्थ क्रस्ट का दिया गया है और दूसरा कॉलम यहां पर ह्यूमन बॉडी का दिया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो हाइड्रोजन है वो 0.14% में है, जबकि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें वो 0.5% है। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट तो दोनों में है लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो वेरी करती है। दूसरा कार्बन में 0.03 है अर्थ क्रस्ट में, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी में वो 18.5% है। नेक्स्ट ऑक्सीजन क्रस्ट में 46.6% है और यहां पर वो 65% है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में कौन सा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो O ऑक्सीजन है वो नंबर 1 पर बैठा हुआ है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है? ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला कौन सा है? कार्बन है। तीसरे नंबर पर पाया जाने वाला कौन सा है? नाइट्रोजन है। और फोर्थ नंबर पर पाया जाता है दैट इज हाइड्रोजन। तो एक तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है कि किस सीक्वेंस में पाया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट इज द O, सेकंड इज C कार्बन, थर्ड इज नाइट्रोजन एंड लास्ट इज हाइड्रोजन। तो ये एक OCNH एक सीक्वेंस बन जाती है जिस उसमें ऑर्डर में हम याद रख सकते हैं। दूसरा यहां पर यह भी याद रखने की बात है कि ये आप वैल्यू बिल्कुल याद ना रखें, क्रस्ट वाली बिल्कुल याद ना रखें, लेकिन ये वैल्यू जरूर याद रखें कि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है दैट इज 65% या कार्बन की जो अमाउंट है इट इज 18.5%, नाइट्रोजन की जो अमाउंट है इट इज 3.3% एंड 0.5% जो है वो हमारे हाइड्रोजन की है। यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि अगर मैं इन चारों को सम करूं तो अप्रोक्सीमेटली 87.3% जो है वो ये चार मेजर जो एलिमेंट हैं उन्हीं से ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। 87.3% जो है उसमें CHON ही इन्वॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम इसमें और सीख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो कार्बन है वो 18.5% है, हाइड्रोजन 0.5% है, ऑक्सीजन 65% जो कि सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन 3.3% है और टोटल मिला के ये 87.3% यहां पर टोटल ह्यूमन बॉडी मास का बना रहे होते हैं। चलिएगा ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मेटेलिक कंपाउंड्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि देखिए यहां पे जो कैल्शियम है वो 1.5% है, यानी कि अगर मैं इसमें मेटेलिक कंपाउंड की बात करूं तो यहां पर जो कैल्शियम है वो सबसे टॉप पर बैठा हुआ है, दैट इज 1.5%, सोडियम 0.2%, पोटेशियम 0.4। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पोटेशियम की जरूरत है, जो पोटेशियम की परसेंटेज है वो सोडियम से ज्यादा है। मैग्नीशियम 0.1% और टोटल ये जो अमाउंट बना रहे हैं वो 2.2% यहां पर बना रहे हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर पाया जाने वाला जो आयन है वो कौन सा है। तो मोस्ट अबंडेंट जो आयन है दैट इज सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा आयन जो सेल के बाहर पाया जाता है वो कौन सा है, सोडियम है, और जो मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन है वो कौन सा है, दैट इज पोटेशियम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉन मेटेलिक कंपाउंड है वो
फास्फोरस जो है वो 1% पाया जाता है, क्लोराइड जो है 0.2% है, सल्फर 0.3% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर ये वाला जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला कैल्शियम जो है ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये वाली चीजें जो हमने दो बताई हैं जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर की बात करिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अदर कंपाउंड्स है, कोबाल्ट, जिंक, आयरन, मैग्नीज, आयोडीन, मोलिब्डेनम जो कि बहुत कम अमाउंट में होता है, इनफैक्ट सिलिकॉन जो है बहुत कम अमाउंट में होता है, क्रोमियम, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब 0.3% में टोटल आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये सब चीजें कैसे पता है कि कौन सा एलिमेंट हमारा कितनी परसेंटेज में सेल के अंदर मौजूद है। तो हम कैसे इसको स्टडी करते हैं, अब वो देखते हैं। तो यहां पर हमें एनालिसिस करनी है, एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू की हमने एनालिसिस करी है। तो यहां पर दो मेथड है, या तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करें या फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज कैसे करते हैं। जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करते हैं तो यहां पर हमने एक लीफ को लिया है, दिखाया गया है। तो इस लीफ के अंदर जो मौजूद है वो ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक भी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस इनऑर्गेनिक में जो H2O है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम इस लीफ को ड्राई कर लेते हैं किसी एक इंक्यूबेटर में प्लेस कर। इस इंक्यूबेटर में हमने इसको प्लेस किया, वहां से जितना भी वाटर कंटेंट है, ये वाटर कंटेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, वाटर कंटेंट उसमें नहीं रहता है, और जितना भी वेट उसमें रहता है वो वेट कहलाता है ड्राई वेट। ड्राई वेट में क्या है, नो वाटर, राइट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी यहां पर हमारे मौजूद थे वो एज इट इज इस ड्राई लीफ में भी है, वहां पर अगर नहीं है तो दैट इज वाटर। अब हमने इसको क्या किया, हमने इसका किया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन किया। कंबशन में इसको मतलब हमने एक तरीके से बर्न किया, और बर्न करने के बाद जितना भी हमारे पास एशेस बचते हैं, इस एशेस में हमारे होते हैं ऑर्गेनिक हमारे एलिमेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं वो यहां पर हमारे सारे आ जाते हैं। जो लेकिन यहां पर क्या हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि जो वाटर है ये भी इटसेल्फ एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो इवेपोरेट हो जाता है, प्लस साथ ही साथ CO2 कंबशन में बाहर निकल जाती है, जो कि एक इटसेल्फ एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसलिए एग्जैक्ट जो है हमारे पास जो ड्राई वेट में पाए जाने वाले हैं वो केवल यहां पर जो मिलते हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे मेजर करते हैं। सेकंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम मेजर करते हैं हम केमिकल एनालिसिस के थ्रू करते हैं। फिर से हमने यहां पर या तो हम लीफ ले सकते हैं या हम किसी एनिमल टिश्यू का कोई पार्ट ले सकते हैं, उसको हम वे करेंगे। और एनिमल टिश्यू जैसे यहां पे एक लीवर लोब शो किया हुआ है, तो इस लीवर लोब को हमने मोर्टार पेस्टल में डालकर, इसको हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं मोर्टार पेस्टल। तो मोर्टार पेस्टल में डाल के इसको हम क्रश करते हैं, और क्रशिंग के टाइम पर हम इसमें डालते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये ध्यान रहे कौन सा कंपाउंड हमने लिया, इट इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ इसको हमने क्रश किया। क्रश करने के बाद हमने इसको फिल्टर किया। जो भी पेस्ट हमें यहां से मिला उस पेस्ट को हमने फिल्टर किया। अब यहां पर फिल्टर करने के बाद कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो इसमें से ऊपर ही रह जाएंगी, जो कि यानी कि हमने फिल्टर करते टाइम यहां पर हम कॉटन भी ले सकते हैं, या जो म्यूस्लिन क्लॉथ होता है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो जिस टाइम पर जो ऊपर रह जाता है पार्ट उसको हम बोलते हैं रिटेंटेट, यानी कि जो रिटेन कर गया, जो फिल्टर नहीं हुआ उसको हमने क्या बोला, रिटेंटेट। और कुछ ऐसी भी चीज होती है जो एसिड में घुलकर नीचे की तरफ आ जाती है और जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो यहां पर हमें दो चीजें मिलती है, वन इज द रिटेंटेट, अनदर इज द फिल्ट्रेट। तो जो फिल्ट्रेट होता है इसमें जो भी कंपाउंड है वो कैसे है, वो एसिड सोल्यूबल है
और जो रिटेंटेट हैं वो एसिड इनसोल्यूबल है। साथ ही साथ जो मोलिकुलर वेट होता है इन जो रिटेंटेट में रह जाते हैं उनका मोलिकुलर वेट मोर देन 800 डाल्टन होता है, राइट। और यहां पर जो आ जाता है, जो फिल्ट्रेट में आ जाता है, उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है। अभी हम जानते हैं कि किस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। यहां पर हमने बनाया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट, जैसा मैं अभी आपको ऊपर बता कर आया हूं कि मोलिकुलर वेट के बेसिस पर और सोल्यूबिलिटी इन एसिड के बेसिस पर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। वन इज द माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड अनदर इज द मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कह लें या मैक्रोमोलिक्यूल्स कह लें, ठीक है। तो फर्स्ट जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो सोल्यूबल इन एसिड है, वो सोल्यूबल इन एसिड है, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो इनसोल्यूबल इन एसिड है। यानी कि ये कहां रह जाते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स किसमें है, दे आर प्रेजेंट इन रिटेंटेट, और जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट। जो मोलिकुलर वेट है दैट मोलिकुलर वेट इट इज लेस देन 800 डाल्टन, और यहां पर जो मोलिकुलर वेट है इट इज मोर देन 800 डाल्टन। यूजुअली ये जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है दे आर मोनोमर्स, यानी कि सिंगल यूनिट होती है मोनोमर्स की, जैसे जिसमें हमने एग्जांपल लिया है जैसे अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का हमें पता है कि जो पॉलीमर बनता है वो पेप्टाइड चेन बनती है, न्यूक्लियोटाइड्स जिससे न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, मिनरल्स मोनोसैकेराइड्स, तो जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फ्रक्टोज। सो ये सब क्या है, ये हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और ये सोल्यूबल होते हैं एसिड में, और इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है। देखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, पॉलीमर्स हैं। किसके पॉलीमर्स हैं भाई, मोनोमर्स के ही पॉलीमर्स हैं। दैट इज वन इज द प्रोटीन, अनदर इज द न्यूक्लिक एसिड एंड थर्ड इज द पॉलीसैकेराइड। यहां पर आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड ये तीनों ही पॉलीमर है। जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड के पॉलीमर है, जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, जो पॉलीसैकेराइड्स है वो मोनोसैकेराइड के पॉलीमर है। लेकिन लिपिड इटसेल्फ जो है वो क्या है, वो नॉन पॉलीमेरिक है। ये बात याद रहे कि वो नॉन पॉलीमेरिक है, लेकिन उसके बाद भी वो मैक्रोमोलिक्यूल्स वाली कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो एग्रीगेशन करते हैं और एग्रीगेट होकर वो एक क्लम्प बना लेते हैं, एक गुच्छा टाइप बना लेते हैं, जो कि फिल्ट्रेट में नहीं आ पाते हैं और वो रिटेंटेट में ही रह जाते हैं। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो लिपिड्स है उसकी स्टडी हम मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही करेंगे, लेकिन वो नॉन पॉलीमेरिक होता है। ये इटसेल्फ जो लिपिड मोलिक्यूल्स है वो अपने आप में एक मोनोमर है, राइट। और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 800 डाल्टन से कम ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ दिस एग्रीगेशन जो लिपिड मोलिक्यूल्स है वो रिटेंटेट में रह जाता है। ये बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं और क्या हम इसमें समझ सकते हैं। अच्छा, यहां पर हमें बताया गया है, दिखाया गया है एक सेल को, तो हम यहां पर सेल को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज इसमें एसिड सोल्यूबल होगी और कौन सी चीज एसिड इनसोल्यूबल होगी। जैसे अगर हम बात करें कि सेल के अंदर जो पाया जाता है वह क्या है, वो साइटोप्लाज्म है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साइटोप्लाज्म जो है वो एसिड सोल्यूबल है या एसिड इनसोल्यूबल है, तो यहां से जो साइटोप्लाज्म के कंटेंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्या, जैसे कि हम बात करें स्टार्च, साइटोसोल में तो स्टार्च भी होता है। हम बात करें प्रोटीन, तो स्टार्च और प्रोटीन जो है वो कैसे होंगे, वो एसिड इनसोल्यूबल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि यहां पर ग्लूकोज भी होगा, यहां पर मिनरल्स भी होंगे, तो जो ग्लूकोज और मिनरल्स हैं वो कैसे हैं, वो एसिड सोल्यूबल है। तो इसीलिए जो साइटोप्लाज्म है वो एसिड इनसोल्यूबल भी हो सकता है और एसिड सोल्यूबल भी हो सकता है। अगर कोई हमसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या किसी भी सेल ऑर्गेनल्स की बात करें,
तो सेल ऑर्गेनल्स तो एक बड़ी स्ट्रक्चर है, और अगर वो बड़ी स्ट्रक्चर है तो वो कैसा होगा, वो एसिड इनसोल्यूबल होगा। ये याद रखने वाली बातें हैं, आप समझ सकते हैं कि साइज बड़ा है तो वो कैसा होगा, वो एसिड इनसोल्यूबल है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। अगर हम बात करें कि जो सेल वॉल, अगर यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल लगी है तो सेल वॉल कैसी होगी, वो एसिड इनसोल्यूबल होगी या सोल्यूबल होगी। तो हमें पता है कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी है, वो सेलुलोज की बनी है, और सेलुलोज क्या है, वो तो एक पॉलीमर है। तो अगर पूछा जाए कि सेल वॉल एसिड सोल्यूबल है या एसिड इनसोल्यूबल है, तो आंसर होगा सेल वॉल एसिड इनसोल्यूबल है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि जो भी चीज हमसे पूछी गई है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और उसके बेसिस पर फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो एसिड सोल्यूबल है या वो इनसोल्यूबल है। अगर हमसे कोई पूछता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, भाई वो एसिड इनसोल्यूबल है या सोल्यूबल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है किससे मिलकर बनी है, वो फैटी एसिड्स यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है। और लिपिड्स और प्रोटीन्स तो दोनों ही जो हमने देखा था वो रेटेंटेट में रहते हैं, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एसिड इनसोल्यूबल होती है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट दिस। नाउ वी अंडरस्टैंड कि सेल्स के अंदर किस चीज का क्या कंपोजिशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो वाटर सबसे ज्यादा होता है, हम जानते हैं 70 to 90% होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम वाटर अगर हम इसको छोड़ दें, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, तो नंबर 1 पर होती है प्रोटीन। इसकी जो अमाउंट है दैट इज 10 to 15%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इसको आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई प्रोटीन की अमाउंट अगर हम देखा जाए टोटल सेलुलर मास में सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 10 to 15%। दूसरे नंबर पर यहां पर कंफ्यूजन आता है, प्रोटीन तक तो सब बच्चे याद रखते हैं, सेकंड नंबर जो आता है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। हर एक सेल में पाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड, राइट। 5 to 7% होता है, ध्यान रखने वाली बात है, ये न्यूक्लिक एसिड नंबर 2 पर है। तीसरे नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट, और फोर्थ नंबर पर आता है लिपिड। तो इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है, और कई बार डायरेक्टली इस टेबल में से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की क्या परसेंटेज है या लिपिड की क्या परसेंटेज है, या इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है। तो ध्यान रहे, सबसे पहले प्रोटीन, प्रोटीन से जो कम होता है वो दैट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से जो कम होगा इट इज कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्ब से भी कम होगा इट इज लिपिड्स, और सबसे कम यहां पर दिया है 2000 आयंस यहां पर सबसे कम होते हैं, राइट। चलिए यहां पर हम समझते हैं कि कौन सा कंपाउंड यहां पर एसिड इनसोल्यूबल है और कौन सा एसिड सोल्यूबल है। आप मेरे साथ साथ खुद से भी इसको रिवाइज करिएगा। तो जैसे हमने बात करी है कोलेजन, तो कोलेजन क्या है, कोलेजन एक प्रोटीन है, और प्रोटीन एक पॉलीमर है, और अगर ये पॉलीमर है तो ये एसिड इनसोल्यूबल है। आरआरएनए, आरआरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है तो पॉलीमर है, पॉलीमर है तो एसिड इनसोल्यूबल है। सिमिलरली टीआरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीमर है और एसिड इनसोल्यूबल है। राइबोज, राइबोज क्या है, एक शुगर है। डीएनए आरएनए में, राइबोज शुगर किसमें पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। तो शुगर है तो ये कैसी है, ये मोनोमर है, मोनोमर है तो एसिड सोल्यूबल है। फॉस्फेट सिंगल है, मोनोमर है, तो ये क्या है, ये एसिड सोल्यूबल है। प्लाज्मिड फिर से क्या आ गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया, न्यूक्लिक एसिड है तो क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर है तो क्या है, एसिड इनसोल्यूबल है। राइबोसोम्स किससे मिलकर बना होता है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है, और ये तो दोनों ही पॉलीमर है, तो ये क्या है, इट इज एसिड इनसोल्यूबल। सोडियम सिंगल है, दैट इज एसिड सोल्यूबल। क्लोराइड मिनरल्स हैं, एसिड सोल्यूबल। आगे लेते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या है, एक ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल तो रिटेंटेट में रह जाते हैं, और ये कैसा होगा, एसिड इनसोल्यूबल। सल्फेट एसिड सोल्यूबल। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है, ये प्रोटीन हार्मोन है तो पॉलीमर है, पॉलीमर है तो एसिड इनसोल्यूबल है। पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड क्या है, एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड है तो ये कैसा होगा, एसिड इनसोल्यूबल है।
इनुलिन, इनुलिन क्या है? इनुलिन एक फ्रक्टोज का पॉलीमर है, और जब ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है सो ये क्या है? इट इज एसिड इनसोल्यूबल है। तो यहां से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि अगर हमारे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो रिटेंटेट में आएगा या फिल्ट्रेट में आएगा, तो आप इजीली उसको उसकी केमिकल नेचर जानकर ये पता कर सकते हैं कि वो रिटेंटेट में होगा या फिल्ट्रेट में होगा। अगर वो रिटेंटेट में आता है तो इट मींस वो एसिड इनसोल्यूबल है, और अगर वो फिल्ट्रेट में आता है तो वो एसिड सोल्यूबल है। चलिए देखते हैं आगे। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को यूजुअली सेंट्रल मेटाबोलाइट्स भी कह देते हैं। क्या है सेंट्रल मेटाबोलाइट्स? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो कंपाउंड होते हैं जो सेल में या किसी ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और उसके रिप्रोडक्शन में। यानी कि अगर मैं दूसरे वर्ड्स में इसको बोलूं तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस। उसके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उस ऑर्गेनिजम्स का, उसको मेंटेन करने में जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली। टिपिकली ए की कंपोनेंट इन मेंटेनिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे हमने कहा कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं, डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, स्टार्च है, इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, ग्लूकोज है। जैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारा ग्लूकोज बनता है तो उसका एक रोल है ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, उसके रिप्रोडक्शन में। तो इस तरह से जो कंपाउंड डायरेक्टली रोल अपना शो कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। नाउ वी अंडरस्टैंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इन केस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि इनकी जो सिंथेसिस होती है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में जो रिएक्शंस होती है उनमें से कोई पार्ट निकल के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सिंथेसाइज कर लेते हैं। बट दे डू नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ। इवन टू डायरेक्ट रोल क्या कहूं मैं, वो इनडायरेक्ट भी कोई रोल प्ले उसमें नहीं करते, ना कोई उसका डेवलपमेंट में रोल होता है, ना कोई रिप्रोडक्शन में उनका ही कोई रोल होता है। दे आर टिपिकली फॉर्म ड्यूरिंग द एंड और नियर द स्टेशनरी फेज। हमें पता है जिस टाइम पर हम किसी बैक्टीरिया का हम ग्रोथ फेज बनाते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो यहां पर एक हमारा लैग एंड देन लॉग फेज शुरू होता है। ये हमारा लैग फेज होता है, ये फिर लॉग फेज शुरू होता है। लॉग फेज ही वो फेज होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करता है, और जिस टाइम पर वहां पर सैचुरेशन आ जाता है तो वहां पर एक फेज बन जाती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मतलब ये होता है, स्टेशन का मतलब रुकी हुई चीज, रुक जाती है, ग्रोथ यहां पर रुक जाती है और फिर यहां पर डेथ फेज इस तरह से आ जाती है, ये लॉग फेज होती है। तो जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे लॉग फेज में ही प्रोड्यूस्ड होते हैं, ग्रोथ के टाइम पर ही प्रोड्यूस होते हैं। और जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे स्टेशनरी फेज में या नियर द स्टेशनरी फेज में ही प्रोड्यूस होते हैं। यहां पर हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और यहां पर हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब देखते हैं, इनका एज सच डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, लेकिन इनका कुछ रोल जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनके रोल किसमें हो सकते हैं। इनके रोल प्रोटेक्टिव रोल्स हो सकते हैं। क्या प्रोटेक्टिव रोल कर सकते हैं? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, सेलुलोज। सेलुलोज एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है और लेकिन एक सेल वॉल बनाता है। प्लांट्स के अंदर क्या बना रहा है? सेल वॉल बना रहा है। तो ये सेल वॉल हमें प्लांट्स को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए वहां पे प्रोटेक्टिव रोल से कुछ उसका इकोलॉजिकल रोल हो सकता है, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए या उस पर्टिकुलर फंजाई के लिए या उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए आज सच उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए उसका कोई रोल जरूर हो सकता है, तो उसमें इकोलॉजिकल रोल उसमें आ जाता है। या फिर इकोनॉमिक रोल हो सकता है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उस प्लांट के लिए या उस बैक्टीरिया के लिए, उस फंजाई के लिए वो यूजलेस है, लेकिन वो ह्यूमंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए वो इकोनॉमिक रोल्स भी शो कर सकता है। यहां पर एक एनसीईआरटी से टेबल को हमने लिया है और इस टेबल में कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिस्कस किया और यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। देखते हैं कि सबसे पहले इसमें रखा गया एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स में क्या आता है? मॉर्फिन, कोडीन। मॉर्फिन क्या है? एक पेन किलर है, एक ड्रग है। कोडीन
जिसको हम अक्सर कफ में भी यूज करते हैं, एंटी कफ होता है, तो ये भी क्या है, एक ड्रग होती है। टर्पिनोइड्स, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स क्या होते हैं, ऑयल में मिक्स किए जाते हैं, इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्रीज में, पेंट इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं डाइटर्पीन्स एंड मोनोटर्पीन्स। इसेंशियल्स ऑयल, इसेंशियल ऑयल्स जैसे लेमन ग्रास ऑयल, ये इसेंस के लिए भी यूज किए जाते हैं, परफ्यूम्स में यूज किए जाते हैं। ये हेडेक के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से उसमें भी यूज किए जाते हैं। टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स हैं किसके लिए, उस प्लांट्स के लिए। एक तरीके से ये पॉइजन्स हैं, जैसे आब्रिन्स, रिसिन, लैक्टिन्स। क्या रोल है लैक्टिन्स का, यहां से क्वेश्चन पूछा गया लैक्टिन्स का। ये पूछा गया है कि व्हाट इज कोन्सेवलिन ए, ये क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा पूछा गया, कोन्सेवलिन ए क्या होता है, तो ये क्या है, लैक्टिन्स होते हैं। क्या रोल है लैक्टिन्स का, सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम करते हैं। सेल और सेल के साथ में जो इंटरेक्शन होता है उसमें कोन्सेवलिन का रोल पाया जाता है। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, यहां पर एक एग्जांपल और ले सकते हैं, विनक्रिस्टिन। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन दोनों ही एंटी कैंसर ड्रग हैं, प्लांट से मिलती हैं। करक्यूमिन, करक्यूमिन किस में पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है। किसी को चोट लग जाए तो उसको हल्दी का दूध पिलाते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेशन का रोल होता है। और कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी होते हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे रबर है, बट ये ह्यूमन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गम्स, ये भी ह्यूमन इंपॉर्टेंस है। सेल्यूलोज, जैसे कि हमने ऊपर बताया था, प्रोटेक्शन का काम करता है, सेल वॉल बनाता है। तो ये जो एक टेबल है, अगर मैं कहूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट से यहां पर वो दिखाई दिए हैं, और जितने भी नीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली इन टेबल से ही पूछे जाते हैं। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड ऑल अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करके कार्बोहाइड्रेट्स। सो अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो कब अपलोड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।